यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एम आर यानी ब्लू लाइन, इसका वैल्यू जब तक यहाँ बीच वाला यहाँ पर जब वो इंटरसेक्ट हो रहा है उससे पहले जितना भी वैल्यूज है उसमें एम आर का जो वैल्यू ए आर से ज्यादा है, दैट ए आर डिक्लाइंस विद सेल ऑफ एवरी एडिशनल यूनिट, यानी फर्म हैज टू एक्सेप्ट द प्राइस एज डिटरमाइंड बाय द इंडस्ट्री। सो हेलो गाइस, जय श्री कृष्ण, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स मैनेजमेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं रेवेन्यू टॉपिक इकोनॉमिक्स का क्लास 11। सो रेवेन्यू में हम सबसे पहले ये जानेंगे कि रेवेन्यू क्या होता है, टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, हम उनके बीच का रिलेशनशिप जानेंगे एंड ऑल्सो मोनोपोलिस्टिक एंड मोनोपोली कंपटीशन एंड परफेक्ट कंपटीशन के साथ साथ प्राइस लाइन एंड बाकी सारी चीजें इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम ये जानेंगे रेवेन्यू होता क्या है। बहुत लोगों का ऐसा मिसकंसेप्शन होता है कि रेवेन्यू और प्रॉफिट जो है दोनों एक ही होते हैं, लेकिन रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों एक ही नहीं होते हैं। तो रेवेन्यू बेसिकली ऐसा होता है कि जब आप कोई एक प्रोडक्ट बनाते हैं, मान के चलिए टूथपेस्ट, अगर आपको उसको एक टूथपेस्ट बनाने का, एक यूनिट ऑफ टूथपेस्ट बनाने का अगर आपको जो खर्चा आता है यानी कि एक्सपेंसेस या फिर आप कह सकते हैं कॉस्ट, वो 50 रुपीज का आ रहा है, तो फिर आप जो है अपना टूथपेस्ट को जो है 50 रुपीज में तो ऑब्वियसली नहीं बेचेंगे क्योंकि आपको प्रॉफिट चाहिए होता है। तो अगर ये 50 रुपीज का है, आप उसमें एक एडिशनल 10 रुपीज ऐड कर देंगे उसके वैल्यू में, ताकि आपको जो टोटल आए 60 रुपीज का, है ना। तो फिर आपको एक यूनिट ऑफ टूथपेस्ट बनाने में अगर 50 रुपीज लगा है, आप उसको 10 रुपीज और एक्स्ट्रा चार्ज करके 60 रुपीज में बेचेंगे। जो 10 रुपीज होता है ये आपका प्रॉफिट होता है ना। एंड ये जो है ये आपका, आप कह सकते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट या फिर कॉस्ट इन प्रोडक्शन आप कह सकते हैं। तो बेसिकली ये जो 60 रुपीज है, यानी कि जो एक्सपेंसेस या जो कॉस्ट है उसके साथ साथ जो प्रॉफिट है उसको मिला के जो आप बनाते हैं उसे बोलते हैं रेवेन्यू। अगर आपने एक टूथपेस्ट बनाया है 50 रुपीज का एंड उसमें 10 रुपीज ऐड करके उसे 60 रुपीज का बेचा है, तो फिर जब आपका एक टूथपेस्ट यानी कि एक टूथपेस्ट का एक यूनिट का सेल होता है तो फिर आपको 60 रुपीज का रेवेन्यू होता है। यानी कि अगर आपने मान के चले 10 यूनिट्स ऑफ टूथपेस्ट बनाया, उसमें से अगर एक यूनिट टूथपेस्ट बिका है तो आपको 60 रुपीज का रेवेन्यू हुआ है। ओके, तो फिर ये जो 10 रुपीज होता है ये आपका प्रॉफिट होता है, ये 50 रुपीज आपका कॉस्ट होता है, ये जो 60 रुपीज है ये आपका रेवेन्यू कहा जाता है। तो अगर आप समझ गए तो आप उसका डेफिनेशन देख सकते हैं कि द रेवेन्यू ऑफ अ फर्म इज द मनी रिसीव्ड दैट अ फर्म गेट्स फ्रॉम सेल ऑफ इट्स प्रोडक्ट इन द मार्केट। यानी कि जो मनी रिसीव उन्हें मिलता है जब वो जो उनका प्रोडक्ट है उसको मार्केट में सेल करते हैं। एंड नेक्स्ट की द रेवेन्यू कर्व ऑफ अ फर्म रिफ्लेक्ट्स द अमाउंट्स ऑफ रेवेन्यू रिसीव्ड बाय इट बाय सेलिंग वेरियस क्वांटिटीज ऑफ द कमोडिटी। यानी जो रेवेन्यू कर्व एक फर्म का होता है वो ये रिफ्लेक्ट करता है कि उसने कितने वेरियस काइंड ऑफ अमाउंट्स में या रेवेन्यू या कितने वैल्यू ऑफ रेवेन्यू उसने मिला है उसको, उतने वेरियस क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी सेल करनी होती है। यानी अगर मान के चला उसने 10 यूनिट्स बेचे हैं तो उसका ऑब्वियसली उसका जो रेवेन्यू होगा वो 600 होगा। अगर उसने 20 यूनिट्स बेचे तो फिर उसका जो रेवेन्यू होगा वो 200 होगा। तो रेवेन्यू कर्व जो है वो एक फर्म का, वो उसने कितने अमाउंट्स ऑफ रेवेन्यू रिसीव किया वो रिफ्लेक्ट करता है बाय शोइंग दैट कि उसने कितना क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी सेल किया है। यानी कि ये रेवेन्यू है एंड ये क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी है। सो रेवेन्यू में 3 टाइप्स होते हैं, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। जैसे आपने यूटिलिटी में पढ़ा था मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी एंड एवरेज यूटिलिटी, आप उसको सेम इसके साथ रिलेट भी कर सकते हैं कि टोटल यूटिलिटी टोटल रेवेन्यू होता क्या, यानी कि आपने कुल मिला के कितना रेवेन्यू ऑन किया या रिसीव किया उसे टोटल रेवेन्यू कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर 60 है तो वो आपका टोटल रेवेन्यू है, यहाँ पर 600, यहाँ पर 1200, तो ये आपका टोटल रेवेन्यू। यानी कि कुल मिला के आपने जितने जो सेल किया अपने कमोडिटी का, अपने प्रोडक्ट का, उसका जो सब टोटल में आपका रेवेन्यू मिलता है उसे आप टोटल रेवेन्यू कह सकते हैं। जैसे TR is a total money received of the firm from the sale of given quantity of output in a given period of time। यानी given period of time में आपने अपना कितना कमोडिटी का सेल किया उससे आपको कितना रेवेन्यू मिला इन टोटल, उसे आप टोटल रेवेन्यू कह सकते हैं। हम नेक्स्ट जाएंगे एवरेज रेवेन्यू। एक एवरेज रेवेन्यू जो होता है वो एक प्रोडक्ट का जो है प्राइस भी होता है। अब वो कैसे, तो सबसे पहले तो AR इज द पर यूनिट रेवेन्यू ऑफ द प्रोडक्ट सोल्ड। AR यानी एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, जो टोटल रेवेन्यू होता है उसमें टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितना बेचा गया उसको डिवाइड करने से AR मिलता है। यानी कि अगर आप मान के चले कि फॉर एग्जांपल आपका जो टोटल रेवेन्यू आया था वो अराउंड 4000 आया था, जिसमें आपने जो प्रोडक्ट है उसे 400 में बेचा था, ठीक है।
तो फिर 400 में अगर आपने बेचा है एंड 4000 में आपका रेवेन्यू है, तो बेसिकली आपने कितना 10 यूनिट सोल्ड किया, तभी आपको जो है 400 का रेवेन्यू आता है। देखिए, एक यूनिट सेल करने में आपको 400 का रेवेन्यू आता है एंड 10 यूनिट सोल्ड करने पे आपको 4000 का रेवेन्यू आता है। यानी 4000 जो है वो टोटल रेवेन्यू एंड 10 जो है टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स है जो आपने बेचे हैं। सो टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय यूनिट्स सोल्ड इज नथिंग बट एवरेज रेवेन्यू। तो एवरेज रेवेन्यू आप समझ गए होंगे कि टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, एंड एवरेज रेवेन्यू को जो है प्राइस भी बोला जाता है कि एवरेज रेवेन्यू कुछ नहीं बल्कि प्राइस होता है, क्योंकि यहाँ पर जैसे मैंने बोला कि 400 में बेचा है, यानी बेचने वाले जो अमाउंट है उसे प्राइस कहा जाता है। तो 400 में बेचा गया था एक यूनिट, तो 10 यूनिट को 4000 में बेचा गया, तो एवरेज रेवेन्यू को प्राइस भी कहा जाता है, इसलिए एआर को प्राइस की तरह भी जाना जाता है। एंड नेक्स्ट है कि मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? एमआर ऑफ ए फर्म इज द एडिशन to the total revenue from sale of an additional unit of a commodity. It is a net addition to the total revenue when an additional that is unit of output is sold. यानी कि अभी आप अगर मान के चले कि आपका जो टोटल सेल्स हुआ था वो 15 यूनिट्स का हुआ था, 15 यूनिट्स में अगर आपने अराउंड 300 अगर अर्न किया, तो अगर आप 16th यूनिट यानी कि 15 + 1 यानी कि एक एक्स्ट्रा यूनिट जो है अगर आप सेल करते हैं, तो फिर आपको जो है 320 के अराउंड जो है रेवेन्यू मिलता है। क्यों? क्योंकि आपने एक एक्स्ट्रा यूनिट जो है सेल किया है। तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? टोटल रेवेन्यू से अगर कुछ एडिशनल यूनिट सेल होता है, उससे जो एडिशनल रेवेन्यू आपको मिलता है उसका मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं। टोटल रेवेन्यू यानी कि आपने टोटल कितना रेवेन्यू अर्न किया वो, एंड एवरेज रेवेन्यू मतलब टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड व्हिच इज आल्सो द प्राइस। ओके, सो अभी हम देखेंगे टीआर एंड एमआर के बीच का रिलेशनशिप क्या होता है इन मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड आल्सो परफेक्ट कंपटीशन। सो लेट्स गो। सो अभी हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन टीआर एंड एमआर इन मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अब मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में बेसिकली ऐसा होता है कि आप जो है ज्यादा सेल कर पाते हैं जब आप अपना कमोडिटी या फिर प्रोडक्ट का जो प्राइस रिड्यूस कर देते हैं। सो तो प्राइस होता है वो आपने पहले यही पढ़ लिया कि प्राइस इज इक्वल टू ए आर एंड ए आर इज इक्वल टू प्राइस। तो फिर जो ए आर है यहाँ पर वो उस प्रोडक्ट कमोडिटी का प्राइस है। तो जैसे जैसे यहाँ पर प्राइस घटते जा रहे हैं, उनका जो यूनिट सोल्ड है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो इस चेंजेस के थ्रू टीआर एंड एमआर में क्या रिलेशनशिप होता है, यानी क्या चेंजेस होते हैं, कैसे अफेक्ट करते हैं, वही है रिलेशनशिप बिटवीन टीआर एंड एमआर इन मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है कि व्हेन एमआर फॉल्स बट रिमेन्स पॉजिटिव देन टीआर इंक्रीजेस एट ए डिमिनिशिंग रेट। यानी कि जब सबसे पहले एमआर गिर रहा होता है लेकिन यहाँ तक जीरो से पहले पॉजिटिव रहता है, यानी एमआर गिर रहा है बट जीरो से पहले के वैल्यू में वो पॉजिटिव है, तब जो है टीआर डिमिनिशिंग रेट में इंक्रीज होता रहता है। यानी कि एमआर एंड मार्जिनल रेट जो मार्जिनल रेवेन्यू गिरता जाता है, तब टीआर जो है वो बढ़ते जाता है, लेकिन वो एक डिमिनिशिंग रेट में, यानी बहुत तेजी से नहीं, यानी धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते बढ़ते जाता है। एंड सेकंड पॉइंट है कि व्हेन एमआर इज जीरो देन टीआर इज मैक्सिमम। यहाँ पर आप शेड्यूल के साथ साथ डायग्राम में देख सकते हैं कि जब एमआर जीरो है तब जो टीआर है वो मैक्सिमम है, एंड यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं एमआर जीरो है तो टीआर अपने मैक्सिमम पे है। ओके, एंड जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि व्हेन एमआर बिकम्स नेगेटिव दैट इज बिलो जीरो देन टीआर डिक्रीजेस। यानी जब एमआर जो है उसका वैल्यू जीरो से नीचे चला जाता है तब जो टीआर है वो अपने मैक्सिमम पॉइंट में आने के बाद गिरने लगता है, यानी डिक्रीज होने लगता है। यानी यहाँ पर जो जीरो है उसका वैल्यू अब जीरो से घट के नेगेटिव आ गया है, तो उसका वैल्यू जो टीआर का वैल्यू जो यहाँ तक आके बढ़ रहा था ना, अपने मैक्सिमम पॉइंट तक आया, जैसे एमआर का वैल्यू जीरो से नीचे आया वैसे इसका वैल्यू भी गिरने लग गया। यानी बेसिकली ऐसा है कि एमआर का वैल्यू जब पॉजिटिव रहता है तब टीआर डिमिनिशिंग रेट में बढ़ता जाता है, जब एमआर जीरो बन जाता है तब टीआर अपने मैक्सिमम पे रहता है, एंड जब एमआर नेगेटिव हो जाता है तब टीआर जो है डिक्रीज होने लगता है। ये रिलेशनशिप बिटवीन टीआर एंड एमआर इन मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो फिर नेक्स्ट हम देखेंगे टीआर एंड एमआर का रिलेशनशिप इन परफेक्ट कंपटीशन। सो लेट्स गो। सो अभी हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन टीआर एंड एमआर व्हेन मोर कैन बी सोल्ड एट सेम प्राइस। ये जो होता है ये परफेक्ट कंपटीशन में होता है, यानी कि प्राइस जो है वो थ्रू आउट सेम रहता है, लेकिन साथ ही साथ आपका जो सेल्स है वो बढ़ता जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एक कमोडिटी का प्राइस अगर मान के चलो 100 रुपीज है और आपने अगर उसका एक यूनिट बेचा है तो आप उसे 100 रुपीज में बेच रहे हैं। अगर आप 10 पीसेस भी बेच रहे हैं तो फिर आप उसको क्या बोलते हैं 80 रुपीज या 90 रुपीज में ना बेच के बट
ना बेच के पर यूनिट 100 रुपीज में बेचते हैं, यानी कि 10 पीसेस अगर आप बेचेंगे तो आपको एक 1000 रुपीज का रेवेन्यू आएगा। यानी कि मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की तरह आप रेवेन्यू बढ़ाने के लिए जो प्राइस है उसे घटाते नहीं है। वो ये ऐसा है कि अब भले ही सामने वाला जो है वो भले 1000 पीसेस खरीदा आपसे या फिर 100 पीसेस या फिर कितना भी खरीदा, आप प्राइस कम नहीं करते। एंड जो प्राइस है वो कॉन्स्टेंटली रहता है थ्रू आउट। ठीक है, तो सबसे पहले जो पॉइंट है वो ये है कि टी आर इंक्रीजेस एट ए कॉन्स्टेंट रेट सिंस प्राइस इज कॉन्स्टेंट एंड एम आर इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट। जो टोटल रेवेन्यू एक कॉन्स्टेंट रेट में बढ़ते जाता है। क्यों? क्योंकि जो प्राइस है और एम आर है वो कॉन्स्टेंट है। क्योंकि प्राइस जो है वो 100 ही रहेगा, वो ना 80 90 ना कम होगा, ना 110 120 ना बढ़ेगा। तो प्राइस है वो ना कम होता है ना बढ़ता है, उस वजह से प्राइस कांस्टेंट रहता है। प्राइस कांस्टेंट रहने की वजह से ए आर कांस्टेंट रहता है। ए आर कांस्टेंट रहने की वजह से टी आर है वो भी कांस्टेंट रहता है, एम आर है वो भी कांस्टेंट रहता है। क्योंकि अगर आप 100 रुपीज का एक पीस बेचते हैं तो फिर 2 पीस बेचने पे आपको 200 मिलेगा। तो फिर आपको जो टोटल रेवेन्यू होता है वो यहाँ पर 100 था, अभी एक और एक्स्ट्रा यूनिट बेचने तो 200 हो जाता है। यानी कि आपका एम आर कितना हुआ? वो 100 हुआ। 100 क्या है? आपका प्राइस यानी ए आर है, एंड 100 आपका एम आर भी है। तो इस वजह से प्राइस यानी ए आर और एम आर जो है वो कांस्टेंट रहता है। एंड ए आर एंड एम आर के कांस्टेंट रहने की वजह से जो टी आर है वो भी कांस्टेंट रहता है, एंड वो कॉन्स्टेंटली एक कांस्टेंट रेट में इंक्रीज होता रहता है। नेक्स्ट की, क्योंकि ए आर यानी कि प्राइस और एम आर दोनों सेम होते हैं, तो जो ए आर और एम आर कर्व होता है वो एक स्ट्रेट लाइन का शेप ले लेता है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। तो ये जो है ये एम आर एंड ए आर कर्व है ये कांस्टेंट रहता है, इसलिए जो एक्स एक्सिस होता है यानी यूनिट सोल्ड उसके साथ एक स्ट्रेट लाइन की तरह रहता है जो एक्स एक्सिस से पैरेलल होता है। जो नेक्स्ट है वो ये कि सिंस टी आर इंक्रीजेस एट ए कांस्टेंट रेट एम आर इज ऑल्सो कांस्टेंट थ्रू आउट। क्यों? अब मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया था कि जो टी आर है यानी टोटल रेवेन्यू कांस्टेंट रेट में बढ़ते जाता है, उस वजह से एम आर जो है वो भी कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट। ठीक है, तो फिर ये था टी आर एंड एम आर इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे ए आर एंड एम आर का रिलेशनशिप। सो लेट्स गो। सो अभी हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन ए आर एंड एम आर। सो ये जान लीजिए कि ये जो है ए आर एंड एम आर का जनरल रिलेशनशिप है, ना कि मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का रिलेशनशिप या फिर परफेक्ट कंपटीशन का रिलेशनशिप। ये बस एक जनरल रिलेशनशिप है ए आर एंड एम आर के बीच। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है कि जब एम आर का वैल्यू जो है ए आर से ज्यादा होता है तब ए आर इंक्रीज कर रहा होता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एम आर है, एम आर यानी ब्लू लाइन, इसका वैल्यू जब तक यहाँ बीच वाला यहाँ पर जब वो इंटरसेक्ट हो रहा है उससे पहले जितना भी वैल्यूज है उसमें एम आर का जो वैल्यू है ए आर से ज्यादा है। तो फिर जब तक एम आर का वैल्यू ए आर से ज्यादा है तब तक ए आर इंक्रीज कर रहा होता है। सेकेंड पॉइंट की व्हेन एम आर इज इक्वल टू ए आर देन ए आर इज मैक्सिमम। यहाँ पर जहां पर ये जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एम आर और ए आर, तो फिर एम आर और ए आर जो है वो एक दूसरे के इक्वल है, एंड यहाँ पर जो वैल्यू है ए आर की वो उसका हाईएस्ट है। एंड थर्ड पॉइंट की व्हेन एम आर इज इक्वल टू ए आर देन ए आर फॉल्स, आई मीन सॉरी, व्हेन ए आर इज ग्रेटर देन एम आर देन ए आर फॉल्स। अब जब ए आर का वैल्यू जो है वो एम आर से ज्यादा है तब जो ए आर है वो गिरने लगता है। पहले एम आर का वैल्यू ए आर से ज्यादा था तब ए आर के ऊपर उठता है, जब उनका वैल्यू सेम होता है तब वो हाईएस्ट पे रहता है, एंड जब ए आर का वैल्यू जो है वो एम आर से ज्यादा होता है तब ए आर जो है गिरने लगता है। होप आप समझ लिए होंगे। ये बस एक जनरल रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे कि मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बीच का रिलेशनशिप एंड ऑल्सो परफेक्ट कंपटीशन का रिलेशनशिप। सो लेट्स गो। सो अभी हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन ए आर एंड एम आर इन मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन यानी कि जब हम ज्यादा बेच सकते हैं प्राइस कम करके, यहाँ पर ए आर जो है वो एम आर से ज्यादा होता है। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सिंस मोर कैन बी सोल्ड बाय रिड्यूसिंग प्राइस, यानी कि ज्यादा सेल हो सकता है प्राइस कम करके, इट इंप्लाइज दैट ए आर डिक्लाइंस विद सेल ऑफ एवरी एडिशनल यूनिट। यानी कि जो प्राइस है एक एडिशनल यूनिट के सेल से कम होते जाता है। यानी कि जब एक यूनिट सोल्ड होता है ए आर 15 है, एंड जब 2 यूनिट सोल्ड होते हैं तब ए आर 14 है। यानी कि जैसे जैसे प्राइस कम होते जा रहा है वैसे वैसे यूनिट्स का जो सेल है वो बढ़ते जा रहा है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जैसे जैसे यूनिट्स का जो सेल वो बढ़ते जा रहा है, यानी कि जो सेल ऑफ यूनिट्स है वो यूनिट्स का नंबर जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है वैसे जो ए आर है वो घटते जा रहा है विद ईच एडिशनल यूनिट। ठीक है,
एंड डिक्रीजिंग ए आर इम्प्लाइज डिक्रीजिंग एम आर, यानी कि जब प्राइस यानी ए आर डिक्रीज होते रहते हैं तो उसका जो मार्जिनल रेवेन्यू वो भी गिरता रहता है। जब ए आर कॉन्स्टेंट रहता है तब एम आर भी कॉन्स्टेंट रहता है, जब ए आर बढ़ता है तब एम आर भी बढ़ता है। वैसे ही जब ए आर कम हो जाता है यानी कि प्राइस कम हो जाता है एक प्रोडक्ट का, तो फिर उसका जो सेल से हमें मार्जिनल रेवेन्यू मिलता है एम आर वो भी कम होता जाता है। दस बोथ ए आर एंड एम आर फॉल, यानी कि बोथ दोनों ही ए आर एंड जो एम आर है वो दोनों ही गिरते हैं, लेकिन एम आर फॉल्स एट ए ग्रेटर रेट देन ए आर, क्योंकि इसका जो प्राइस था वो पहले 15 था फिर 14 हो गया। तो फिर जब 15 रुपए में एक यूनिट बिकता है तो टोटल रेवेन्यू 15 हो जाता है, एंड जब 14 रुपए का बन जाता है एक यूनिट, तब उसका जब 2 यूनिट बिकता है तो टोटल रेवेन्यू 28 हो जाता है। यानी कि जो मार्जिनल रेवेन्यू था वो 15 से 13 आ जाता है। जब 3 यूनिट बिकते हैं तब उसका ए आर जो होता है वो 13 होता है, तो 13 इंटू 3 39, तो फिर जो मार्जिनल रेवेन्यू होता है वो अभी 13 से वापस 11 आ जाता है। ऐसे ही वो जो है 11 से 9 ऐसे घटते जाता है। तो अभी हम जो ए आर का वैल्यू जो घट रहा है वो एक रुपये से घट रहा है, यानी 15 से 14 फिर 13 फिर 12 ऐसे एक रुपये से घट रहा है। लेकिन जो एम आर का वैल्यू वो 2 रुपये से घट रहा है, यानी 15 से 13 फिर 11 फिर 9 फिर 7, यानी कि जो ए आर है वो भी घट रहा है, बट जो एम आर है वो ए आर से एक ज्यादा ग्रेटर रेट में घट रहा है। ठीक है, तो आई होप से आप समझ पा रहे हैं। देयरफॉर एम आर इज लेस देन ए आर, जो एम आर है वो अभी ए आर से कम होता है। क्यों? क्योंकि वो जो है वो भी ए आर के साथ गिरता है पर उससे ज्यादा ग्रेटर रेट में गिरता है। बट फॉल इन एम आर इज डबल देन दैट ऑफ ए आर, यानी कि एम आर जो है वो ए आर से तो कम होता है, एंड साथ ही साथ उसका जो फॉल रेट होता है एम आर का वो ए आर से डबल होता है। इसे ही आप अगर कर्व में देखें तो ये जो ए आर है वो तो फॉल कर रहा है, बट एट द सेम टाइम एम आर जो है उससे डबल रेट में फॉल करता है। तो फिर ये था रिलेशनशिप बिटवीन ए आर एंड एम आर इन मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, यानी कि ज्यादा बिक सकता है जब प्राइस जो है रिड्यूस करते हैं। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन टी आर एंड एम आर, आई एम सॉरी ए आर एंड एम आर इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन, यानी कि उनका जो प्राइस है वो सेम रहता है एंड जो सेल है वो बढ़ता है। सो लेट्स गो। सो अभी हम देखेंगे कि रिलेशनशिप बिटवीन ए आर एंड एम आर क्या होता है इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन। परफेक्ट कॉम्पिटिशन यानी कि जब हम ज्यादा बेच सकते हैं विद द सेम प्राइस। अब आप ये सोचोगे कि ये लोग जो है वो प्राइस को रिड्यूस क्यों नहीं करते, क्योंकि प्राइस रिड्यूस करने से उसका जो सेल है वो ऑब्वियसली बढ़ जाएगा, लेकिन टेक्निकली प्राइस को रिड्यूस से कम ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि उसका एक रीजन होता है। उसका रीजन ये होता है कि इंडस्ट्री इज अ प्राइस मेकर एंड द फर्म इज अ प्राइस टेकर। इसका मतलब ये होता है कि आप गोल्ड इंडस्ट्री जो है उसे अगर आप लेके देखें तो आप देख सकते हैं एक फर्म जो है वो एक लॉट द फर्म वो गोल्ड का रेट जो है वो डिसाइड नहीं कर सकता, यानी जो पूरा गोल्ड इंडस्ट्री होता है अब उसमें थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस जो है वो शेयर मार्केट इन सारी चीजों में होता है, लेकिन जो गोल्ड का इंडस्ट्री पूरा होता है वो गोल्ड का एक स्टिफ रेट जो है वो फिक्स करके देता है कि इसी रेट में जो है आपको गोल्ड बेचना है। कोई एक पर्टिकुलर शॉप या कोई एक पर्टिकुलर फर्म जो गोल्ड में अपना काम करता है या फिर बिजनेस करता है, तो फिर वो एक पर्टिकुलर फर्म जो है उसका प्राइस को वो डिसाइड नहीं कर पाता है, एंड जो पूरा गोल्ड का इंडस्ट्री होता है वही गोल्ड का जो रेट होता है वो डिसाइड करता है, एंड उसी रेट के थ्रू वो जो फर्म्स होता है उन्हें अपना बिजनेस करना होता है, यानी सेल करना होता है। तो फिर देखो the reason is that here industry is a price maker and firm is a price taker. Okay, a firm has to accept the price as determined by the industry. The firm can sell any amount of the commodity at this price, which means with sale of every additional unit, additional revenue यानी कि marginal revenue and average revenue will be equal to the price and thus equal to each other. यानी कि आप जो है वो जो प्राइस दिया गया उसी सेम प्राइस में अब कितना भी चाहे उतना आप बेच सकते हैं, एंड जस्ट बिकॉज जो प्राइस है वो सेम रहता है उस वजह से जो एडिशनल रेवेन्यू आपको मिल रहा है यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू वो एंड जो एवरेज रेवेन्यू वो इक्वल होता है, एंड ए आर जो होता है वो प्राइस भी होता है, थस एम आर ए आर एंड जो प्राइस है वो एक दूसरे के इक्वल होता है, हेंस एम आर ए आर और प्राइस जो होता है वो इक्वल होता है। इस आप ये समझ सकते हैं कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में ए आर एंड एम आर इक्वल होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इंडस्ट्री होता है वो प्राइस मेकर होता है एंड फर्म प्राइस टेकर होता है। यहाँ पर ज्यादा बेच सकते हैं प्राइस सेम रख के। ओके, तो अगर आप समझ पा रहे होंगे कि यूनिट से कितना भी बिक जाए उसका जो प्राइस होता है यानी ए आर वो सेम रहता है, जिस वजह से टी आर जो है कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होता है, जो एम आर है वो सेम रहता है, एंड प्राइस एंड जो एम आर है वो सेम रहता है, जिस वजह से परफेक्ट कॉम्पिटिशन कहलाता है। सो नेक्स्ट हम देखेंगे कि प्राइस लाइन क्या होता है। सो लेट्स गो।
सो अभी हम देखेंगे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो है प्राइस लाइन एंड टोटल रेवेन्यू एंड प्राइस लाइन के बीच का क्या रिलेशनशिप है। तो प्राइस लाइन बेसिकली आप ये जान सकते हैं कि वो AR एंड MR कर्व जो आपने अभी जस्ट फ्यू मिनट्स पहले पढ़ा था अंडर परफेक्ट कंपटीशन, तो उसमें आपने देखा था कि जो फर्म होता है वो प्राइस टेकर होता है, जो इंडस्ट्री होता है वो प्राइस मेकर होता है। सो फर्म प्राइस टेकर होने के कारण, इंडस्ट्री प्राइस मेकर होने के कारण मार्केट प्राइस जो होता है वो इंडस्ट्री बनाते हैं। तो फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव फर्म का अगर आप फेस करो तो उसको जो सेलिंग प्राइस रखना पड़ता है वो इंडस्ट्री के हिसाब से रखना पड़ता है, यानी कि जो मार्केट प्राइस होता है चाहे वो आपका प्रोडक्ट का हो या फिर आप जिस कॉम्पिटिटिव फर्म को के साथ फेस कर रहे हो, दोनों का जो है प्राइस सेम रहेगा। सो इस वजह से आप पहले से ही जानते हो कि अगर प्राइस सेम रहता है तो वो उसी सेम प्राइस में आप जितना चाहे उतना बेच सकते हैं। सो जब प्राइस सेम रहता है तब AR जो होता है वो MR के इक्वल होता है एंड AR जो होता है वो ऑब्वियसली प्राइस होता है। तो AR इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू प्राइस, यह वाला कंडीशन बनता है। सो प्राइस लाइन बेसिकली कुछ नहीं होता बल्कि इट इज अ स्ट्रेट लाइन दैट रिप्रेजेंट्स सेट दैट मार्केट प्राइस फेसिंग ए कॉम्पिटिटिव फर्म, यानी कि वो एक स्ट्रेट लाइन होता है जो एक मार्केट प्राइस को रिप्रेजेंट करता है जो एक कॉम्पिटिटिव फर्म को फेस कर रहा होता है। इसको वापस से पढ़ें तो इट इज अ स्ट्रेट लाइन दैट रिप्रेजेंट्स द मार्केट प्राइस फेसिंग ए कॉम्पिटिटिव फर्म, यानी कि जो प्राइस लाइन होता है वो एक बेसिकली स्ट्रेट लाइन होता है, चाहे उसको ऐसे देखो या ऐसे देखो। ओके, जो 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 प्राइस लाइन होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है जो मार्केट प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है एक कॉम्पिटिटिव फर्म को फेस करते हुए। ओके, सो अब प्राइस लाइन के बाद हम ये जानेंगे TR यानी कि टोटल रेवेन्यू जो होता है उसका प्राइस लाइन के साथ क्या रिलेशनशिप है। सो जो TR होता है वो आकर आउटपुट का प्राइस और आउटपुट का क्वांटिटी जो होता है उसको इनटू करने से होता है। मान के चलो जो आउटपुट है यानी कि आपका जो प्रोडक्ट या कमोडिटी है उसका प्राइस जो है वो अभी 5 रुपीज है एंड आप जो है उसका 4 यूनिट्स बेच रहे हैं। तो फिर जो आउटपुट का प्राइस है यानी कि 5 एंड जो आउटपुट का क्वांटिटी यानी 4, उसको जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो TR आता है यानी कि 20 आता है। एंड सेम जो प्राइस लाइन के बीच का जो ये एरिया है उसका भी सेम है कि इस एरिया का जो वैल्यू है वो आकर आउटपुट का प्राइस इंटू आउटपुट का क्वांटिटी है, यानी कि आउटपुट का प्राइस इनटू आउटपुट का क्वांटिटी इज इक्वल टू TR एंड इज आल्सो इक्वल टू एरिया अंडर द प्राइस लाइन, यानी कि जो प्राइस लाइन का एरिया है या प्राइस लाइन के बीच का एरिया है वो टोटल रेवेन्यू के बराबर होता है वैल्यू में। ओके, सो ये था प्राइस लाइन एंड उसका रिलेशनशिप टोटल रेवेन्यू के साथ। सो इसी के साथ हमें जो चैप्टर है रेवेन्यू वो खत्म होता है। अगर आपको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है सो सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए अगर वो कॉमर्स रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं। थैंक यू, राधे राधे।